नमस्ते दोस्तों। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ आज मैं कि कोई भी रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल या कोई भी मैन्युस्क्रिप्ट जो आप लिखते हैं उसके लिए आप रिसर्च टॉपिक कैसे चूज करते हैं और फिर उस रिव्यू आर्टिकल को कैसे लिखते हैं। स्पेसिफिकली आज रिव्यू आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। रिसर्च प्रपोजल हो या मैन्युस्क्रिप्ट हो, मोर और लेस सब रिलेटेड हैं। आप रिव्यू आर्टिकल के बारे में अगर समझ जाएंगे तो फिर बाकी भी आपको समझने में आसानी होगी। स्पेसिफिकली मैन्युस्क्रिप्ट या फिर रिसर्च आर्टिकल के बारे में फिर कभी बात करेंगे। और रिव्यू आर्टिकल क्या है आपको होपफुली पता होगा। बेसिकली अ समरी ऑफ the research work which has already been done in a very more interesting and innovative way. सो आप कैसे रिसर्च आर्टिकल जो आप लिखते हैं या रिव्यू आर्टिकल जो आप चूज करते हैं उसके लिए कैसे आपको टॉपिक चूज करना है, बहुत क्विकली मैं आपको ये समराइज करती हूँ। तो सबसे पहला बहुत ही इजी जो स्टेप हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप फटाफट अपने पीएचडी गाइड से बात कर लें या मेंटर से बात कर लें, जो भी आपके एडवाइजर हो, प्रोफेसर हो, उनसे हेल्प ले लें, गाइडेंस ले लें और वो आपको कोई एक इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट कर दें जो उनके हिसाब से इम्पोर्टेंट हो रिव्यू राइटिंग के लिए। तो ये तो बड़ी इजी अप्रोच है। बट लाइफ में जनरली इतना इजी कुछ होता नहीं है एंड सुपरवाइजर्स आर यूजुअली quite hard nuts to crack. I myself being one, I know it in a much better way. So it's not that easy. But anyway, आपको broad topic शायद पता चल जाए, बट इतनी ज्यादा स्पून फीडिंग होगी नहीं, तो अल्टीमेटली आपको ही ये करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट वुड भी आप कैसे ढूंढेंगे। चलो तो फिर अब ढूंढना ही है अगर, तो फिर प्रोसेस समझ लेते हैं कि कैसे ढूंढेंगे। सबसे पहला काम है मोटा सा बड़ा सा ब्रॉड सा एक एरिया डिसाइड कर ले कि अच्छा ये मेरे इंटरेस्ट का एरिया है। जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया, फॉर एग्जांपल मैं बहुत ही एक ब्रॉड एरिया ले लेती हूँ। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आप कोई भी एरिया आपके इंटरेस्ट का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आप साइंस स्टूडेंट हैं या आप ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट हैं। सो आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई ना कोई ब्रॉड एरिया, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे, आप आसपास देख रहे होंगे, या जब आपने पीएचडी ज्वाइन किया हुआ है तो उस लैब में जो चल रहा होगा उससे रिलेटेड कोई भी एक ब्रॉड एरिया जो आपको पता है वो ऑलरेडी आप उसको चूज करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है जिसमें आपका ज्यादा इंटरेस्ट हो वो चूज करेंगे तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना आसान होगा। जो मैं हमेशा वैसे भी बोलती हूँ कि अगर हम वो काम करेंगे जो हमें इंटरेस्टिंग लगता है या जो हमारे इंटरेस्ट का है तो हम वो सबसे अच्छा करते हैं। सो पढ़ना है थोड़ा सा वैसे भी डिफिकल्ट टास्क हो जाता है, कभी कभी बोरिंग भी हो जाता है। तो इसीलिए अगर कोशिश ये करेंगे कि कोई चीज ऐसी चूज करें जो हमारे को इंटरेस्टिंग भी लगे पढ़ने में, तो हम उसको बेहतर तरीके से कर पाएंगे। सो एक ब्रॉड एरिया जैसे ही डिसाइड हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसके एरिया से रिलेटेड आसपास या उससे रिलेटेड जितने भी चीजें आपको लगता है पॉसिबल हो सकती हैं, जितने सर्च इंजन आपको पता है। जैसे अगर आप कुछ सर्च इंजन हैं, गूगल हो गया सबसे इंपॉर्टेंट, तो गूगल बाबा सभी को पता है, इनके बारे में सबको मालूम है। तो आप फटाफट अपना ब्रॉड एरिया डालें, उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आपको कीवर्ड समझ में आते जा रहे हैं आपके दिमाग में, उससे रिलेटेड उनको डाल डाल के अपनी सर्च करते रहें। गूगल स्कॉलर भी आपको पता होगा, स्पेसिफिकली अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक या फिर किसी रिसर्चर के बारे में आपको जानना है तो गूगल स्कॉलर से पता चल जाता है। पबमेड जनरली बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी फील्ड्स हैं उनसे रिलेटेड पेपर्स को सम अप करता है। साइंस डायरेक्ट में मोस्टली जो पब्लिकेशंस आते हैं वो साइंस से रिलेटेड आते हैं। ऐसे स्कॉपस भी है एक सर्च इंजन, एंड साई फाइंडर भी है। सिंस मैं साइंस से बिलोंग करती हूँ तो मुझे मोस्टली उसके बारे में पता है, बट आई एम श्योर सिमिलरली आपको आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड सर्च इंजन या ब्राउजर्स भी मिल जाएंगे। इन पे भी आपको काफी चीजें हो सकता है अवेलेबल हों और मिल जाए। तो आप जितने भी आसपास आपको लगता है कीवर्ड आपके दिमाग में जितने भी आते जाते हैं, या आप जैसे भी जब सर्च आपने ब्रॉड एरिया डाल के करना शुरू किया है, तो उससे रिलेटेड जिस तरीके के पेपर आते जाते हैं आप क्विकली उनको ब्राउज करें। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझनी है कि आपको उस समय बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि डिटेल में आपको अभी नहीं जाना। आपका पहला काम है आप क्विकली सिर्फ आपको ब्राउज करना है। क्विकली ब्राउज का मतलब बहुत तेजी से उस टॉपिक से, उस ब्रॉड एरिया से रिलेटेड उसके आसपास जितनी भी चीजें आपको लगता है अभी रिसेंटली हो रही हैं या जिस तरीके के काम लोग कर रहे हैं, उनको आप क्विकली, आपको जस्ट गो थ्रू करना है।
जब आपने बहुत सारे उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड आते जा रहे हैं, आप कहीं पे एक नोट करते जाएं, अपनी एक नोटबुक ले लें, नोट पैड ले लें, वर्ड फाइल ले लें, जहां आपका मन करे, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, उन कीवर्ड्स को आप लिखते चले जाएं। तो आपको और अपने आप को इस पूरे प्रोसेस में 2 3 4 6 दिन दें। एकदम से आप ये ना सोचें आज ही कोई मिरेकल हो जाएगा और आज ही मैं एक टॉपिक चूज कर लेता हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा, जो भी टॉपिक आप चूज करेंगे उस टॉपिक की इम्पोर्टेंस या जो इनोवेटिव जो उसका जो टॉपिक है, इनोवेटिव जो रिसर्च है उससे रिलेटेड, उसको जितना ज्यादा वो अच्छा होगा उतना ही आपको बाद में उसको पब्लिश कराने में इजी होगा। क्योंकि बेसिक एम तो आपका यही है ना कि आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं, जो रिव्यू आर्टिकल आप लिख रहे हैं आप उसको पब्लिश कराएं कहीं पे भी, नेशनल जर्नल्स में और इंटरनेशनल जर्नल्स में, वेर एवर यू फील यू कैन पब्लिश इट। तो वो आप तभी कर पाएंगे व्हेन इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इनोवेटिव, एंड इट इज गुड फॉर द वाइड रीडरशिप, इट contributes टू द ऑलरेडी अवेलेबल नॉलेज इन दैट पब्लिक डोमेन। तभी आप उसको कर पाएंगे। जितना ही इंटरेस्टिंग वो होगा, जितनी ज्यादा नॉलेज वो प्रोवाइड करेगा, जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन वो प्रोवाइड करेगा उस फील्ड में, उसका पब्लिकेशन उतना ही ज्यादा आसान होगा। तो आपको ये एक्सरसाइज 2 3 4 दिन करनी है, और आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, मैं बार बार दोहरा रही हूँ। आपको सिर्फ ये जानने की कोशिश करना है, जैसे मैं नैनो टेक्नोलॉजी कह रही हूँ तो उसके अंदर फिर हम नैनो स्ट्रक्चर्स पे चले जाएं, नैनो मटेरियल्स पे चले जाएं, फिर हम उससे रिलेटेड टेक्निक्स देखने लग जाएं। तो हम जो जो चीजें हमें लग रहा है कि किस किस फील्ड में वो हो रहा है, उससे रिलेटेड क्या क्या काम हो रहा है, मान लीजिए हेल्थ साइंसेज में हो रहा है, एनवायरमेंटल साइंस में हो रहा है, इंजीनियरिंग साइंसेज में हो रहा है, तो जो भी उससे रिलेटेड टॉपिक्स आते जा रहे हैं, सब आप उसमें से देखते चले जाएं। जब आप वो सारे देख लें उसके बाद आपको लगे, जैसे मान लीजिए मुझे नैनो टेक्नोलॉजी अट्रैक्टिव लग रहा है, और मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है कि उसका जो एप्लीकेशन है हेल्थ साइंसेज में मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिर आप उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करें कि फिर आप हेल्थ साइंसेज में देखना शुरू करें कि हेल्थ साइंसेज में नैनो टेक्नोलॉजी का क्या कंट्रीब्यूशन है। कोशिश ये करें कि आप रिसेंट मोस्ट जो रिसर्च है उसको देखें और उसको ही गो थ्रू करें, और क्योंकि आपको वो समराइज करना है और उसी को फाइनली उसी में से कोई एक इंटरेस्टिंग नया टॉपिक आपको चूज करना है जिसमें आप सारी फाइनली अपनी समरी बनाएंगे एज रिसर्च आर्टिकल और रिव्यू आर्टिकल। तो बेसिकली आपने जैसे जैसे आप नैरो डाउन करते जाएंगे अपनी अप्रोच को, जैसे जैसे आप थोड़ा सा डीपर और जाते जाएंगे, क्विकली ब्राउज करते 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 करते, फाइनली यू विल रीच टू अ टॉपिक जो आपको लगेगा कि ये टॉपिक मेरे ख्याल से लिखने के लिए कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसमें बहुत सारी रीसेंट रिसर्च तो हुई है, लेकिन शायद उस टॉपिक को रिव्यू आर्टिकल के फॉर्म में या एक समरी के फॉर्म में उन सारे रिसर्च पेपर्स की अब तक प्रेजेंट नहीं किया गया है। जब आपको वो समझ में आ जाए कि ये मेरा इंटरेस्ट का टॉपिक है, मान लीजिए मैंने एक नैनो मटेरियल नैनो रॉड सेलेक्ट कर लिए, अब मैं नैनो रॉड्स पे अब तक क्या काम हुआ है, और मैं हेल्थ साइंसेस को टारगेट कर रही हूँ, हेल्थ साइंसेस में मान लीजिए मैं सिर्फ कैंसर पे आ जाती हूँ कि नैनो रॉड्स ने में से रिलेटेड अब तक कैंसर में क्या काम है, ये मेरे पास एक डिसिप्लिन आ गया कि मैं ब्रॉडली इस पे काम करना चाहती हूँ। और वो जो नैनो रॉड्स जिनकी मैं बात कर रही हूँ वो भी मे बी मैं बहुत ही एक स्पेसिफाई कर लेती हूँ, बहुत ही स्पेसिफाई कर लेती हूँ कि उसको मैं गोल्ड नैनो पार्टिकल से रिलेटेड जो गोल्ड नैनो रॉड्स हैं सिर्फ मैं उन्हीं को समराइज करना चाहती हूँ। तो मैंने उनको टॉपिक केवल मैंने वो पिक कर लिया, और उसके बाद मैंने वो पिक करने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अब तक के रिसर्च आर्टिकल्स हैं पिछले 2 4 6 8 10 सालों के, वो सारे मैंने एक जगह अब एक एक करके देखने शुरू कर दिए थोड़ा और केयरफुली, और उनको मैंने कहीं पे स्टोर करना शुरू कर दिया, प्रेफरेबली उनके थोड़े से टाइटल के साथ, ताकि मुझे फिर जब भी मुझे वापस ढूंढना हो तो मुझे आसानी हो। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी आपको वो रिसर्च आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, कोशिश कीजिए कि आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो टॉपिक आपने फाइनल किया है उस टॉपिक से रिलेटेड सिमिलर काइंड के जो रिव्यूज ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं उनको आप पहले देखें। क्योंकि अगर आप रिव्यू आर्टिकल पहले देखेंगे तो क्या होगा, उस टॉपिक से रिलेटेड आपकी एकदम एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी उस टॉपिक से रिलेटेड, क्योंकि आप लिख पाएंगे तब जब आप उस टॉपिक को समझ पाएंगे, और समझने के लिए आपको पहले बेसिक्स पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम क्लास में मान लीजिए कोई एक टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में हम जब तक हमें उस टॉपिक के आसपास की चीजें नहीं पता चलेंगी, और अगर हम बहुत स्पेसिफिकली हमें कह दिया जाए, चलिए मैं बड़ा वेग सा एग्जांपल एक लेती हूँ
कि जैसे मुझे क्लास में, मैं एक स्कूल टीचर हूँ और मैं जाती हूँ क्लास में और एप्पल दिखाती हूँ मे बी फर्स्ट के बच्चे को और बोलती हूँ एप्पल के ऊपर लिखो। अब वो फर्स्ट का स्टूडेंट है, उसने एप्पल शायद देखा तो है, खाया भी है, पर कभी इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग उसकी नहीं हुई है कि वो उसके ऊपर कुछ लिख सके, 2 सेंटेंस या 4 सेंटेंस या 6 सेंटेंस। आपने आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल में कभी कभी बच्चों को इस तरीके के प्रॉप्स दे करके और उनसे इंस्टेंटली कुछ कुछ 4 सेंटेंस 6 सेंटेंस बुलवाए जाते हैं। तो वो आप तब कब कर पाएंगे जब आप उससे रिलेटेड चीजें आपको पता होंगी, उस फ्रूट से रिलेटेड चीजें आपको पता होंगी, तब आप बोल पाएंगे कि अच्छा ये फ्रूट है, इसका ये कलर है, इसका ये टेस्ट है, ये इस तरह से हेल्थ के लिए भी हमारी इंपॉर्टेंट है, वगैरह वगैरह। सो वो हम तब कर पा रहे हैं जब हमें उसके आसपास की चीजें या उसके बेसिक्स पता है। सो सिमिलरली आप जिस भी टॉपिक को चूज कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपके जो बेसिक्स हैं, अगर वो क्लियर नहीं होंगे तब तक आप उस पर लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी, उससे रिलेटेड जो टर्म्स आएंगे, उससे रिलेटेड जो भी आपकी टर्मिनोलॉजी बीच बीच में आती जा रही है, वो सब भी आपको पहले थोड़ी सी बेसिक समझ में आना चाहिए। और रिव्यू राइटिंग का मतलब है, रिव्यू राइटिंग विल टेक मिनिमम 1 मंथ टू 3 to 4 months एटलीस्ट मिनिमम। और वो भी तब जब आप बहुत सिंसियरिटी से बैठ करके उसके ऊपर काम कर रहे हो, तो बिकॉज इट्स नॉट अ मिरेकल, कोई जादू नहीं होने वाला, कोई चमत्कार नहीं होने वाला अनलेस एंड अनटिल आप उस फील्ड के एक्सपर्ट ना हो। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्सपर्ट्स हियर, आई एम टॉकिंग अबाउट द रिसर्चर्स हु आर न्यू टू द फील्ड, जिन्होंने अभी ज्वाइन ही किया है, मान लीजिए अपना पीएचडी ज्वाइन ही किया है, और अभी पीएचडी ज्वाइन करते ही उनको पता चलता है कि उनके कोर्स वर्क में उनको एक रिव्यू राइटिंग करना है। सो ये बेसिकली उन न्यू रिसर्चर्स के लिए स्पेसिफिकली है। तो आपने उस टॉपिक से रिलेटेड आपने पहले रिव्यू आर्टिकल्स पढ़ने, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक बारी वो आपने पढ़ लिया और आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई टॉपिक की, तब आता है उसके बाद नेक्स्ट आपका जो सॉर्ट ऑफ आपका फर्स्ट ड्राफ्ट, आपका कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। अब आपको सबसे पहले जो रिव्यू आपको लिखना है उसकी एक ब्रॉड आउटलाइन बनानी है आपको पहले। ब्रॉड आउटलाइन में आपको उसमें हेडिंग्स भी देने हैं, उसमें सब हेडिंग्स भी देने हैं जो आप उस रिव्यू में कवर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको टाइटल देना है, फिर उसका एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक समरी देनी है, इंट्रोडक्शन देना है उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर उसको मैंने कुछ सब हेडिंग्स में डिवाइड कर दिया, टॉपिक ए, टॉपिक बी, टॉपिक सी। फिर उसके भी सब सब हेडिंग्स आ गए कि उसमें मैंने और अंदर 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 में क्या चीजें हैं जिनको और डिस्कस करना चाहती हूँ। फिर फाइनली लास्ट में मैं जब कंक्लूड करूंगी या आउटलुक दूंगी या फ्यूचर डायरेक्शंस बताऊंगी उसके बारे में, उसमें मैं क्या लिखूंगी। फिर बिब्लियोग्राफी मींस मेरे जो रेफरेंसेस आते जा रहे हैं जिनको मैं बीच बीच में टेक्स्ट में साइट करूंगी, वो होगा। तो एक ब्रॉड सी आउटलाइन मुझे पहले से बना के रखनी है। एक बहुत ब्रॉड आउटलाइन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बनाएं। हो सकता है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जब आप लिखना शुरू करेंगे तो इसमें आप थोड़ा थोड़ा वेरिएशन हो सकता है करते हैं, कुछ एडिशन करते हैं, कुछ डिलीशन करते हैं, बट स्टिल एक ब्रॉड आउटलाइन आपके पास होनी जरूरी है, सो दैट आप बहुत हेवायर ना जाएं कि पता नहीं, आपको मालूम ही नहीं, आपने लिखना शुरू कर दिया बट एक्चुअली आपको जाना किधर है आपको ठीक से मालूम ही नहीं है। सो ये करते करते साथ में आपको पैरेलल एक और एक्सरसाइज करनी है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अगर आप सचमुच चाहते हैं आपका एक अच्छा रिव्यू आर्टिकल हो, जल्दी से पब्लिश हो जाए, तो उसके लिए आपको पैरेलली यू विल हैव टू कीप थिंकिंग अबाउट मेकिंग सम न्यू इंटरेस्टिंग इनोवेटिव रेलेवेंट ब्यूटिफुल एंड कैची डायग्राम्स और द फिगर्स फॉर योर रिव्यू। मैंने बड़े सारे एडजेक्टिव्स यूज किए हैं, लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जो फिगर आप बनाएंगे या जो डायग्राम आप बनाएंगे, जितना न्यू या जितना इंटरेस्टिंग होगा, वो जितना कैची होगा, आपकी अटेंशन जितनी ज्यादा कैच कर पाएगा, उतना ही आपके रिव्यू के लिए वो बेनिफिशियल होगा, क्योंकि हमारी हमेशा ही पिक्टोरियल मेमोरी सभी की ज्यादा होती है। सो सिमिलरली जब हमारे पेपर्स रिव्यूअर्स के पास जाते हैं, ऑब्वियसली अगर कैची डायग्राम्स होते हैं या कैची फिगर्स होते हैं तो उनको भी इंटरेस्टिंग लगते हैं और फिर वो हमारा टेक्स्ट भी उसके हिसाब से वैसे ही पढ़ते हैं। ये एक सॉर्ट ऑफ अनदर सीक्रेट टिप है जो आपको मालूम होनी चाहिए। अब वो आपको बनाने कैसे हैं डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अच्छा फिगर बनाने हैं, डायग्राम बनाने, इंटरेस्टिंग बनाने हैं, सुंदर बनाने, ये सब समझ में आ गया, लेकिन कैसे बनाने। तो उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको अलग से एक टिप दे देती हूँ। बेसिकली आपको क्या करना है, जो टॉपिक आपने डिसाइड किया है उस टॉपिक्स का आप कीवर्ड डाल करके गूगल इमेजेस पे सबसे पहले ब्राउज करिए। उससे रिलेटेड जितनी भी अवेलेबल इमेजेस हैं, जो इमेजेस जनरली आपके रिसर्च आर्टिकल्स में ही आई हुई होंगी, डिफरेंट उस फील्ड के जो रिसर्च आर्टिकल्स होंगे उनमें किस तरीके के डायग्राम्स लोगों ने बनाए हैं, किस तरीके के फिगर्स लोगों ने बनाए हैं,
कोई मैकेनिज्म्स बनाई हैं, कोई लेआउट्स बनाए हैं, कोई स्कीम्स बनाए हैं, वो सारे मोस्टली आपको इमेजेस में दिखाई पड़ेंगे। जब वो आप एक जगह पे देखेंगे एक साथ इतने सारे इमेजेस को, इतने सारे फिगर्स को, इतने सारे डायग्राम्स को साथ साथ, आप क्योंकि अपने बेसिक आपकी अंडरस्टैंडिंग रिव्यू की भी हो चुकी है, एक आउटलाइन भी हो चुकी है, तो आपको मालूम है कि मैं इस तरीके से अब जब लिख रही हूँ या लिख रहा हूँ तो मुझे इस तरीके का डायग्राम इसके साथ एक अगर मैं साथ में दूंगा तो वो मेरी एक एडेड एडवांटेज है पेपर को अंडरस्टैंड करने के लिए। मान लीजिए मैं कोई मैकेनिज्म दे रही हूँ किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस की, तो उस प्रोसेस को जब मैं लिख रही हूँ तो मैं उसकी एक इंटरेस्टिंग सी कुछ सुंदर सी मैकेनिज्म लेआउट दे करके या कुछ दे के अगर बना दूँ तो ऑब्वियसली ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे मैं मान लीजिए नैनो पार्टिकल सिंथेसाइज कर रही हूँ, तो मैं उस सिंथेसिस को कैसे ब्यूटिफुली दिखा सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ डायग्राम्स। या मैं बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस किसी चीज का बता रही हूँ तो उसको मैं कैसे बहुत सुंदर सा डायग्राम कुछ बना करके, एंड यू हैव टू बी रियली क्रिएटिव इन दैट। और आप कुछ भी कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हो, आप पावर पॉइंट से भी, इवन सिंपल पावर पॉइंट से भी बहुत अच्छे डायग्राम्स बना सकते हैं, आप फिग्मा यूज कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज एन नंबर ऑफ थिंग्स, आप पेंट यूज कर सकते हैं, एंड देयर लॉट ऑफ अदर्स प्रोग्राम्स ऑल्सो जिनको आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने अच्छे आपके डायग्राम्स होंगे आपके पेपर की वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है कि अब आपने ये सब सोच लिया, कर लिया, अब आपने लिखना पेपर को शुरू कर दिया फटाफट। जब आप लिखना आपने शुरू कर दिया, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि जब आप लिख रहे हैं तो आप जो भी रेलेवेंट पेपर्स पढ़ते जा रहे हैं उन पेपर्स में से कुछ कुछ 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन जो आपको लगता है इस पेपर की सॉर्ट ऑफ समरी है जिसको आप अपने रिव्यू आर्टिकल में देना चाहते हैं, उसको आप लिखें। लेकिन लिखते लिखते साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि आप जब टेक्स्ट लिख रहे हैं उसी समय आपको साथ के साथ उसका साइटेशन, चाहे आप सिर्फ इतना लिखें जैसे ऑल्सन एट ऑल, मतलब आपने जो ऑथर है उसका सरनेम लिख दिया और बायोकेमिस्ट्री जर्नल का नाम हो गया, 2010 ईयर हो गया, तो ये इतनी सी ही चाहे आप डिटेल लिखें, लेकिन उन 4 लाइनों के आगे ये डिटेल जरूर लिख दें ताकि बाद में आपको वो ढूंढना ना पड़े कि आपने टेक्स्ट कहाँ से लिया था, कौन से रिसर्च आर्टिकल्स में था, फिर आप उसको ढूंढ ही नहीं पाएंगे एंड यू विल completely goof up with the research article and the text। और वो आप गलत टेक्स्ट कहीं पे गलत रेफरेंस पेपर के साथ कोट कर देंगे विच विल बी वेरी ट्रबलसम एक्सरसाइज लेटर। सो वो आप ना करें, और साथ साथ अपनी जो आपकी बिब्लियोग्राफी एट द एंड, आप पूरी जो डिटेल उस पेपर की है उसको साथ साथ आप लास्ट में कॉपी पेस्ट करते जाएं, भले चाहे आप एक हाइपर लिंक लगा दें या पेपर का लिंक लगा दें, और बाद में उसको जैसे भी आपको चाहिए जर्नल के अकॉर्डिंग जब आप उसको फाइनली कंप्लीट करके कम्युनिकेट करेंगे, जैसे भी चाहिए आप तब कर लें, उसको लगा लें, लेकिन एक उसकी डिटेल आप लास्ट में कहीं पे उसी डॉक्यूमेंट में रखिए। अब नाउ अब पीस ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, जो जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स भूल जाते हैं या फॉलो नहीं करते हैं। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि आप अपने रिसर्च राइटिंग को जो आप लिख रहे हैं टेक्स्ट, उसमें अभी अपने रेफरेंसेस को नंबर नहीं करेंगे, 1 2 3 4 नहीं लिखेंगे उनको, क्योंकि ऐसा होगा कि आपके एक ड्राफ्ट, 2 ड्राफ्ट, 3 ड्राफ्ट, 4 ड्राफ्ट रिव्यू आर्टिकल के बने लास्ट तक आते आते जब तक आप उसको कम्युनिकेट नहीं करते हैं, भेज नहीं देते हैं, कंप्लीट नहीं करते हैं, बनते हैं, और क्या होता है ऊपर नीचे आपके टेक्स्ट शफल होते रहते हैं। तो आप अगर नंबर डाल देते हैं तो उसमें तो वो नंबर्स को बार बार आपको चेंज करना, अरेंज करना, इट्स अ टीडियस एक्सरसाइज, और उसमें क्या होता है कई बार आप सब मिक्स एंड मैच भी कर देते हैं और सब गड़बड़ कर देते हैं। तो वो आप बिल्कुल एंड के लिए रखें। अभी जब बीच में जब आप लिख रहे हैं तो सिर्फ जो मैंने आपको बोला है कि ऑथर एट ऑल करके आप लिखें, बस ऐसे ही लिखें उसको, और जब तक आप बिल्कुल उसको भेजने के या कम्युनिकेट करने के स्टेज पे ना हो तब तक आप उसको नंबरिंग ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इससे आपका बहुत सारा टाइम बच सकता है। प्लीज डू टेक केयर ऑफ इट। सो वंस योर पेपर इज रेडी, आपके सारे जो आउटलाइन के अकॉर्डिंगली चीजें बन गई हैं, फिर आपका लास्ट काम होगा फाइनली आप उसका जो एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, जो आउटलुक या फ्यूचर डायरेक्शंस लिखनी है, वो आप अपने सारे टेक्स्ट को बाकी लिखने के बाद लिखेंगे, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन या ये जो आउटलुक है, दिस इज सॉर्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट इज सॉर्ट ऑफ समरी ऑफ वट एवर यू हैव रिटन, जिसमें आप इनिशियल 1 2 लाइन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को, फिर आपने उस टॉपिक से रिलेटेड आपने क्या क्या कवर किया उसकी समरी देंगे, बाद में उसका कोई जो एप्लीकेशन है उसको देंगे। ऐसे आप कंक्लूजन या आउटलुक में जो भी आपको लगता है कि आप
जब इस रिसर्च आर्टिकल को लिख रहे थे या रिव्यू आर्टिकल को लिख रहे थे, तो जो भी आपके गैप्स थे या आपको जहां लगता है जो जो लूप होल्स हैं जिनमें फ्यूचर में काम करने की जरूरत है, आप उसकी जो भी कंक्लूडिंग सॉर्ट ऑफ समरी देना चाहते हैं, वो आपकी फाइनली कंक्लूजन और आउटलुक और फ्यूचर डायरेक्शन की पार्ट होगी। मैं मतलब ये मैंने नाम सब लिखे हुए, बट इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे या जनरल का अगर कोई स्पेसिफिक मैंडेट है तो आप उसके अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं। तो आपका सॉर्ट ऑफ फर्स्ट ड्राफ्ट अब रेडी हो गया। जब आपका फर्स्ट ड्राफ्ट रेडी हो गया तो आपको लास्ट एक्सरसाइज करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अब आपको अपने इस टेक्स्ट के लिए बहुत ही बढ़िया सा एक इंटरेस्टिंग, स्मार्ट, कैची और बहुत ही मजेदार सा ऐसा टाइटल एक रखना है जो आपके रीडर्स की अटेंशन को इमीडिएटली कैच करे। आप अपने बारे में सोचिए, क्योंकि आपको तुरंत ये सोचना है कि अगर मैं कोई चीज पढ़ूंगा तो या पढ़ूंगी तो मैं किस चीज को पढ़ना पसंद करूंगी। ऑब्वियस सी बात है, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्टिंग से डायग्राम दिख रहे हो, पिक्चर्स दिख रही हो, या फिर जो जिसका मुझे टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा हो। हमें जिन चीजों का टाइटल इंटरेस्टिंग लग रहा है, चाहे हम वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या हम कोई भी मैगजीन पढ़ रहे हो, हम जनरली उन स्टोरीज को या उन चीजों को बहुत तेजी से पढ़ते हैं या बहुत जल्दी हमारा माइंड पढ़ना चाहता है जिनके हमें टाइटल्स अच्छे लगते हैं। तो रिसर्च में भी बिल्कुल सिमिलर तरीके से काम कर होता है, क्योंकि वहां पे भी इट्स नॉट दैट रिसर्च इज बोरिंग। आई मीन, एज फार एज आई एम कंसर्न, मुझे तो सिंस आई एम वेरी पैशनेट अबाउट रिसर्च, तो मुझे तो वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। तो इसीलिए आप कोशिश करें, स्पेशली रिव्यू आर्टिकल में तो आपके पास स्कोप होता है कि आप बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से टाइटल्स आप बना सकते हैं। तो आप कुछ इंटरेस्टिंग सा मजेदार सा टाइटल अपने रिव्यू आर्टिकल के लिए चूज करिए, जो आप वो जो पूरी की पूरी आपके रिसर्च आर्टिकल की जो पिक्चर आप किसी एक लाइन में देना चाहे, 70 80 90 वर्ड्स में। एंड बहुत बड़े बड़े टॉप, बड़े बड़े नहीं होने चाहिए टाइटल्स, छोटे टाइटल हो, स्मार्ट इंटेलिजेंट टाइटल्स जो आपके कन्वे करें पूरे मैसेज को रिव्यू आर्टिकल के, ऐसे आपको टाइटल चूज करना है। ये आपका लास्ट काम होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको सोच समझ के अच्छे से चूज करिए। वंस दैट इज डन, नाउ लास्ट एक्सरसाइज। अब आपका रिव्यू आपका रेडी हो गया, आपके हिसाब से आप तैयार हैं अपने फर्स्ट ड्राफ्ट के साथ। अब आपको क्या करना है, एक अनदर इंटरेस्टिंग पीस ऑफ एडवाइस, आपको कम से कम वो 3 तरीके के लोगों को देना है। नंबर वन, कौन जो आपके पेपर को पढ़ने के बाद उसकी इंग्लिश या ग्रामर को करेक्ट करे। जिसको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं भी समझ में आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ इंग्लिश पढ़े और ग्रामर पढ़े और उसको करेक्ट कर दे। अगर आप वाकई इंटरनेशनल पब्लिशर्स को टारगेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी इंग्लिश ग्रामर पे ध्यान देना चाहिए पड़ेगा। हालांकि आजकल बहुत सारे पेड वो भी हैं, रिसोर्सेज हैं, आप उसकी मदद लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बट अदरवाइज आई थिंक अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जिसकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर अच्छी है, तो जस्ट उसको बोलो कि भाई ये पढ़ के मुझे दे दो। एंड दूसरे वो लोग जो आपके काम को समझते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट भले ना हो आपके टॉपिक के, लेकिन आपके काम को समझते हैं, जो जनरली आपके लैब मेट्स हो सकते हैं, आपकी लैब में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, आपके साथ आपके दोस्त हो सकते हैं, जो आपके तरीके के फील्ड में काम कर रहे हैं, जिन्हें जो उस रिव्यू को समझ ले, पढ़ ले, और पढ़ने के बाद आपको एक क्रिटिकल फीडबैक दे कि जिससे आपको लगे कि हाँ ये इम्प्रूव करने का इसमें स्कोप है। तो आप उसको फिर फर्दर उनके फीडबैक के बाद उसको इम्प्रूव करें। एंड लास्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको देना है उसको उस व्यक्ति को जो आपके फील्ड का एक्सपर्ट है, जो प्रेफरेबली ऑब्वियसली आपका मेंटर या सुपरवाइजर होंगे। पीएचडी के केस में अगर हम बात करें तो आपके मेंटर या सुपरवाइजर होंगे, या जो भी आपके फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उसको देंगे। और फाइनली वो आपको पढ़ेगा। इन तीनों की एडवाइस आपके लिए मैटर करती है। अगर आप चाहते हैं आपका पेपर अच्छा हो, आपका रिव्यू आर्टिकल अच्छा हो, अच्छे से पब्लिश हो, तो तीनों की एडवाइस आप लेना बिल्कुल नहीं भूलें। So that's all for today, and best wishes and happy writing to all of you. मेरे ख्याल से मैंने बहुत क्विकली बहुत समराइज करके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं रिव्यू आर्टिकल लिखने के लिए, वो सब इसमें कवर की हैं। अगर कोई और भी फर्दर क्वेश्चंस हैं तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको बताऊंगी। एंड आई विल ट्राई कि रिसर्च आर्टिकल या रिव्यू आर्टिकल कैसे पब्लिश होते हैं उसका फिर एक फर्दर वीडियो बनाऊंगी, सो दैट विल ऑल्सो फॉलो अप। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।